refraction and reflection phenomena of plane wave front using Huygens principle। ठीक है, उसमें जो भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है लाइक sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम लोगों ने प्रूफ किया था यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। आज हम लोग प्लेन वेव फ्रंट का कुछ और फेनोमेना डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव थ्रू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थिन प्रिज्म, फिर डिस्कस करेंगे अ थिन लेंस, और फिर डिस्कस करेंगे कॉन्केव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक थिन प्रिज्म है, ये आपका थिन प्रिज्म है, ओके, और ये आपका है प्लेन वेव फ्रंट। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये है प्लेन वेव फ्रंट, और ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करेगा इस प्रिज्म पे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट जो है इस पे आगे इंसिडेंट करेगा। अब देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और इस प्लेन पे आने वाला हर एक पॉइंट अपने आप में सेम फेज में होगा, ठीक है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और ये सेकेंडरी सोर्स वेवलेट प्रोड्यूस करेगा जो कि इस डायरेक्शन में आगे की तरफ प्रोपेगेट करेगा। इस तरीके से ये वेवलेट प्रोड्यूस करेगा जो आगे की तरफ प्रोपेगेट करेगा। अब देखो इस पॉइंट से जो वेवलेट आगे की तरफ निकलेगा वो यहां पे पहुंच गया, और इस पॉइंट से जो वेवलेट आगे निकला वो कहां पे पहुंचेगा, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट है तो ये एक प्लेन में होगा। तो ये इस पॉइंट से जो वेवलेट निकलेगा वो पहुंचा इस जगह पे, ठीक है। अब देखो यहां पे पहुंचा है, इस तरीके से इस पॉइंट से जो वेवलेट निकलेगा वो इस जगह पे पहुंचेगा, यहां से जो निकला वो इस जगह पे पहुंचेगा, और यहां से जो निकला वो इस जगह पे पहुंचेगा। तो अब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट आपस में सेम फेज पे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये पॉइंट अब प्रिज्म के मीडियम में एंटर करने वाला है, और जैसे ही प्रिज्म के मीडियम में ये एंटर करेगा इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। और अगर ये एयर है और ये आपका ग्लास है, तो ग्लास में लाइट का स्पीड कम हो जाता है। तो अगर लाइट का स्पीड कम हो जाएगा तो ये यहां से यहां जाने में जो टाइम मिलेगा उतने टाइम में इस पॉइंट से निकलने वाला वेवलेट थोड़ा आगे तक जा चुका होगा, क्योंकि यहां पे स्पीड कम है। ये स्पीड अगर v2 है और टाइम यहां से यहां आने में t लगा है, टाउ लगा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा v2 इंटू टाउ। ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा v2 इंटू टाउ। और ये तो अभी भी एयर में है, ये ग्लास में बहुत थोड़े से डिस्टेंस के लिए है, तो ये डिस्टेंस तो बहुत कम होगा जो इसको ट्रैवल करना पड़ा है लेंस में। और ये डिस्टेंस जो है ये एयर में है, तो एयर में स्पीड अगर v1 है तो ये v1 इंटू टाउ यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए इस डिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि v1 इज ग्रेटर दैन v2। v1 इज ग्रेटर दैन v2 मतलब v1 इंटू टाउ इज ऑल्सो ग्रेटर दैन v2 इंटू टाउ। समझ में आया बच्चों? तो जो v1 इंटू टाउ डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बड़ा होगा v2 इंटू टाउ से। इसलिए ये आप देख पा रहे हो कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से जो वेवलेट निकला वो लेंस में जितने देर ट्रैवल करेगा उतने देर में इस पॉइंट से जो वेवलेट निकला है वो कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, समथिंग लाइक दिस। यहां तक क्या? अब इसके नीचे का जो पॉइंट है, यहां से जो वेवलेट निकला है ये लेंस में यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो
तो ये इसके कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस लेंस में ट्रैवल किया, इस कारण से ये इससे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और समथिंग ये यहां तक पहुंच पाएगा। फिर आप इस सोर्स को लो, फिर यहां से जो वेवलेट गया वो लेंस वो इस प्रिज्म में इसके कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा पीछे रह जाएगा। फिर इस पॉइंट से जो वेवलेट निकलेगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया प्रिज्म के अंदर, तो इसलिए इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा ये इसके ऊपर वाले से थोड़ा कम होगा, और ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है प्रिज्म के अंदर, तो इसका डिस्टेंस सबसे कम होगा बच्चों। तो अब देखो, आप जानते हो कि वेवलेट के लिए क्या करना पड़ता है, तो वेवलेट के लिए उन पॉइंट्स पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है जो सेम फेज में है। तो इस पॉइंट से निकलने वाला वेवलेट यहाँ पे है, इस पॉइंट से निकलने वाला वेवलेट यहाँ पे है, इस पॉइंट से निकलने वाला वेवलेट इस जगह पे है, और इस पॉइंट से निकलने वाला वेवलेट इस जगह पे है, और ये अभी तक प्रिज्म के अंदर ही है। तो ये सभी पॉइंट्स आपस में सेम फेज में है ना, तो ये सब आपका सेम फेज में है, तो ये आपका बन गया बच्चों एक वेव फ्रंट। ये हमारा न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट है। ये स्ट्रेट लाइन होगा, फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, हम लोग इसको फिर से ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। हाँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सभी आपस में सेम फेज में है। तो सेम फेज में ये आपका न्यू पोजीशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट हो गया, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट हो गया। कौन सा वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट है ना, प्लेन वेव फ्रंट है। तो अब देखो, अब ये आगे किस तरीके से बढ़ेगा, तो अब ये आगे बच्चों इस तरीके से बढ़ेगा। ये कलर हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, अलग अलग चीज है। एंड आई थिंक चूंकि वेव फ्रंट को हम लोग ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां भी ब्लू कलर से ही रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये आपका जो डेविएशन है वो डेविएशन देखने को मिल रहा है रिफ्रैक्शन आफ्टर प्रिज्म। ठीक बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव थ्रू अ थिन प्रिज्म हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये देखो, अब हम लोग इस सब पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। द न्यू पोजीशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, after refraction through prism। तो जो डेविएशन होता है लाइट का थ्रू प्रिज्म, वो आप प्लेन वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, आप इसमें भी उस चीज को फील कर सकते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्टली दे दिया जाता है क्वेश्चन कि ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऑफ अ प्लेन वेव थ्रू थिन प्रिज्म। तो आपको बस ये डायग्राम बना देना है, काम खत्म, इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछता नहीं है। अब इस तरीके से इस लेंस में देखो, तो इस लेंस के केस में यहां से जो एक ये आपका एक सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स, ये सेकेंडरी सोर्स, ये सेकेंडरी सोर्स,
सेकेंडरी सोर्स। हालांकि इस प्लेन वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है, लेकिन हम लोगों ने 4 पॉइंट को सेलेक्ट किया है, उसी पे समझेंगे। तो इस सेकेंडरी सोर्स से जो आपका वेवलेट निकलेगा वो यहाँ से इस तरीके से जाएगा और ये लेंस में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस पॉइंट से जो निकलेगा वो लेंस में ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहाँ से जो निकला वो लेंस में ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और यहाँ से जो निकला वो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो आप देख सकते हो अगर हम नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 1 और 4 सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया लेंस में, 2 और 3 उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जब ये लेंस से बाहर निकलेगा तो चूंकि ये कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है लेंस के अंदर, तो ये थोड़ा आगे तक चला जाएगा बाहर में, ये थोड़ा पीछे रहेगा, ये भी थोड़ा पीछे रहेगा और ये थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका सेम फेज में कराएगा। अब चूंकि ये पॉइंट सेम फेज में है तो न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट के लिए हम लोगों को एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। तो ये क्या है हमारा बच्चों, न्यू पोजीशन ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब देखो चूंकि ये सब क्या है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब क्या है, अब सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा और ये पूरा का पूरा आपका वेव फ्रंट है। तो अब आगे इसका प्रोपगेशन अगर आप समझना चाहो तो वो किस तरीके से होगा, जो प्रोपगेशन है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर और यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर। अब अगर आप इन सभी को आगे की तरफ जब आप प्रोपोगेट कराओगे तो क्या होगा, ये सब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मिल जाएगा और ये जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा बच्चों, वो पॉइंट क्या होता है आपको पता है, वो पॉइंट है आपका फोकस। तो ये किस पॉइंट पे आके मिलेगा, फोकस पे। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट थ्रू थिन लेंस। तो जब एक प्लेन वेव फ्रंट थिन लेंस से पास करेगा तो वो कन्वर्ज करते हुए फोकस पे मीट कर जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। तो चलो इसको समझते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर क्या है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब सेम फेज में है। ये सारे पॉइंट क्या है, सेकेंडरी सोर्स की तरह ट्रीट करेगा। अब यहां से जो वेवलेट निकलेगा वो पहुंचेगा यहां पे, यहां से जो निकला वो इस पोजीशन पे है, अभी यहां से जो निकला वो इस पोजीशन पे है इसके साथ, यहां से जो निकला वो इस पोजीशन पे है। तो चूंकि सबका सब एयर में ही है तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन अब क्या है, इन दोनों वेवलेट को अभी एयर में और ट्रैवल करना है और ये अब रिफ्लेक्ट करेगा, बाउंस बैक करेगा। तो ये बाउंस बैक करेगा तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से आएगा, इधर, और ये जाएगा आगे, ठीक है, ये तब तक आगे जाएगा, ये भी उतना देर आगे जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि एक और बना लेते हैं, ये यहां तक जाएगा और एक और बना लेते हैं, यहां से जो वेवलेट जाएगा वो इसके साथ यहां पहुंचा। अब इसको भी रिफ्लेक्ट करना है, पीछे की तरफ आना है, तो ये पीछे की तरफ
इस तरीके से ट्रैवल करता हुआ आ जाएगा। अब देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट्स आपस में सेम फेज में, सॉरी ये नहीं, ये पॉइंट्स आपस में सेम फेज में है। तो अब आपको न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट बनाना है, तो आप क्या करोगे, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे सभी पॉइंट्स पे। कॉमन टेंजेंट देखो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब ये आपका न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट बन चुका है। न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब आपस में सेम फेज में है। अब इसके परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे तो वो रेज कुछ इस तरीके से आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, और ये आपका इस तरीके से है। ये सब आपका डिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट किया, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट थ्रू कॉनकेव मिरर। तो बच्चों बहुत ही आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। जो आप लोगों को अभी बोर्ड पे फिगर ड्रॉ करके दिया गया है, बस इसी फिगर को आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, एंड अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये फिगर बना देना है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट इन वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो अभी से हम लोगों को साफ करना होगा, इसे हम लोग साफ करते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं डॉपलर्स इफेक्ट इन वेव ऑप्टिक्स। क्या है डॉपलर्स इफेक्ट इन वेव ऑप्टिक्स? तो अगर लाइट का सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो, तो उस कंडीशन में जो वेवलेंथ है लाइट का या जो फ्रीक्वेंसी है लाइट का, वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, दोनों ही फेनोमेना हो सकता है। सो देयर इज अ चेंज इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी with respect to observer when there is relative motion between source and the observer। तो इसी फेनोमेना को हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट इन वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये डॉपलर्स इफेक्ट हम लोग साउंड में भी पढ़ते हैं, तो साउंड में डॉपलर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन लाइट में डॉपलर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है, तो हम लोग इसको शॉर्ट में डिस्कस करके फिनिश करेंगे। देखो क्या कहता है डॉपलर्स इफेक्ट इन वेव ऑप्टिक्स। तो ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, उस कंडीशन में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है फॉर द ऑब्जर्वर। इसी फेनोमेना को हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट इन वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। अब जो डॉपलर्स इफेक्ट इन वेव ऑप्टिक्स है, उसे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक है रेड शिफ्ट और दूसरा है ब्लू शिफ्ट। क्या है रेड शिफ्ट, वो भी देख लो एक बार। रेड शिफ्ट कहता है इफ द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अगर सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव करता है, इट्स वेवलेंथ गेट्स इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो उस समय लाइट का वेवलेंथ इंक्रीज कर जाता है, लाइट का वेवलेंथ इंक्रीज कर जाता है फॉर द ऑब्जर्वर, और इसीलिए इसे हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। क्योंकि वेवलेंथ बढ़ गया तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लाइट है, इसका नेचर रेड कलर ऑफ लाइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है।
तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, रेड शिफ्ट। वेवलेंथ बढ़ने के कारण से इसका नाम पड़ा है रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट जस्ट इसका अपोजिट है। ब्लू शिफ्ट क्या कहता है, इफ द सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे, इट्स वेवलेंथ गेट्स डिक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, तो लाइट का वेवलेंथ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करता है। अब वेवलेंथ डिक्रीज करता है तो सोचने वाली बात है कि सबसे कम वेवलेंथ किसका है, तो वैसे तो इंडिगो का है, लेकिन जो हमारे लिए मोस्ट सेंसिटिव है वो ब्लू है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लू शिफ्ट। समझ में आ रहा बच्चों? तो ये इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। अब इसे हम लोग समझते हैं पिक्चर से, ठीक है बच्चों? अज्यूम करो ये एक सोर्स है और यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है। अब ये सोर्स एक वेव क्रिएट किया इस तरीके से, ये एक वेव फ्रंट है। अब अगर सोर्स यहीं पे होता तो अगला वेव ये यहीं पे क्रिएट करता और ये आपका वेवलेंथ होता लैम्डा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि ये सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है, मतलब ये सोर्स मूव करते हुए कहीं इस जगह पे आ गया। अब ये पोजीशन है आपके सोर्स का, ठीक है? ये क्या है आपका ऑब्जर्वर। अब चूंकि सोर्स अवे मूव करते हुए इस पोजीशन पे आ गया है, तो ये जो वेव बनाता यहां पे, ये यहां पे ना बन के इस जगह पे बना। सेकेंड वेव, ये फर्स्ट वेव है आपका और ये सेकेंड वेव है। तो अब देखो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये लैम्डा डैश। और आप आसानी से देख के बता सकते हो कि लैम्डा डैश जो है वो लैम्डा से बड़ा है, तो लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। तो चूंकि वेवलेंथ बढ़ गया इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट। जस्ट इसका अपोजिट होना है ब्लू शिफ्ट में, वो भी देखो समझो। ये मान लो हमारा सोर्स है और ये हमारा है ऑब्जर्वर। तो ये सोर्स एक वेव, फर्स्ट वेव यहां पे प्रोड्यूस कर चुका है, ये अपना फर्स्ट वेव। और अगर ये सोर्स स्टेशनरी होता तो ये सेकंड वेव यहां पे क्रिएट करता, लेकिन सोर्स ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो अब सोर्स आपका यहां पे आ चुका है। तो जो वेव ये यहां पे क्रिएट कर रहा था, ये अब यहां पे क्रिएट ना करके इस जगह पे वेव क्रिएट करेगा। तो पहले ये पोजीशन था, ये आपका एक्चुअल वेवलेंथ है, लेकिन अब ये सोर्स इस जगह पे आ चुका है आपका, इस कारण से न्यू जो आपका सेकंड वेव जो होगा वो यहां पे होगा और ये आपका नया वेवलेंथ होगा। अब आप फिगर देख के बता सकते हो कि लैम्डा डैश जो है वो कम है लैम्डा से, मतलब जो वेवलेंथ है वो घट गया है ऑब्जर्वर के लिए। चूंकि वेवलेंथ घट गया इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लू शिफ्ट। ये आपका सेकंड वेव है, सेकंड वेव। समझ में आ रहा बच्चों? तो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट बहुत ही आसान टॉपिक है, आप इसे पिक्चर्स के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हो। एनसीईआरटी में पिक्चर के थ्रू नहीं समझाया, बहुत ही शॉर्ट में दे दिया है। आपको शायद एनसीईआरटी पढ़ने से सिर्फ समझ में ना आए, लेकिन ये जब आप देख लेते हो, ये पिक्चर जब आप समझ लेते हो, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है इस टॉपिक से, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो ये जो डॉपलर्स इफेक्ट है वेव ऑप्टिक्स में, इसका हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल पार्ट क्या है देख लेते हैं। कहता है इफ द स्पीड ऑफ सोर्स इज स्मॉल कंपेयर्ड टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर सोर्स का स्पीड लाइट की स्पीड से कम है, ऑब्वियसली कम ही रहेगा। फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड
छूट गया है, फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कैन बी गिवन एज, तो फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी मतलब डेल्टा न्यू बाय न्यू, डेल्टा न्यू हो गया आपका चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है डेल्टा न्यू है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, न्यू है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन सी, माइनस वी रेडियल अपॉन सी। बच्चों यहाँ पे वी रेडियल क्या है, तो वी रेडियल का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इसमें और भी कुछ बातें हैं जो ध्यान देना है, वो अभी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन और करना है। c है आपका स्पीड ऑफ लाइट, ये बराबर होता है फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जिसमें डेल्टा लैम्डा क्या है, चेंज इन वेवलेंथ, और लैम्डा है हमारा वेवलेंथ। अब यहाँ पर माइनस का कोई चक्कर है, वो भी पहले हम लोग समझेंगे एक एक करके। पहले हम लोग वी रेडियल को समझते हैं, क्या है वी रेडियल एक्चुअल में। वी रेडियल कहता है द कंपोनेंट ऑफ द सोर्स वेलोसिटी along the line joining the observer to the source। ये लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ही कुछ लोग समझ पाते हैं। observer to the source, along the line joining observer to the source। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स कंसीडर करते हैं यहाँ पे और एक ऑब्जर्वर कंसीडर करते हैं यहाँ पे। अब लाइन ज्वाइनिंग क्या कहता है, along the line joining the observer to the source, मतलब लाइन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ, मतलब ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ ये आपका डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सोर्स वेलोसिटी मतलब सोर्स का जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट हो सकता है कि सोर्स का वेलोसिटी बच्चों कुछ इधर भी हो एट सम एंगल थीटा, ये v हो, तो मुझे इस v से मतलब नहीं है, मुझे इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जो ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ डायरेक्शन है। तो ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ अगर ये डायरेक्शन है तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ये जो भी होगा, लाइक इस कंडीशन में v cos थीटा होगा, तो यही v cos थीटा बच्चों आपका v रेडियल कहलाएगा, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता है, रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो जब आप वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लिखते हो तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो यहां तक तो रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है, ठीक है भाई। आगे देखो क्या है, आगे ये है कि जो सोर्स का वेलोसिटी है वो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में भी हो सकता है और राइट डायरेक्शन में भी हो सकता है। यहां पे देखो ये सोर्स का वेलोसिटी अभी फिलहाल किधर है, लेफ्ट की तरफ है, हो सकता है कि सोर्स का वेलोसिटी राइट की तरफ भी होता है। अब हम लोग राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लें या लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव लें, ये कैसे डिसाइड होगा। तो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है कि लेफ्ट को पॉजिटिव लेना है या राइट को पॉजिटिव लेना है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि ये जो डायरेक्शन की बात कर रहा है वो किधर से किधर, तो ये ऑब्जर्वर टू सोर्स मतलब ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है। ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। अब अगर सोर्स मेरा अवे जा रहा है ऑब्जर्वर से, जैसे ये ऑब्जर्वर और ये सोर्स है, तो सोर्स इस कंडीशन में ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, मतलब ये डायरेक्शन क्या होगा आपका पॉजिटिव। यही अगर सोर्स आपका ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होता तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये डायरेक्शन आपका नेगेटिव होता। तो अगर सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जाता है तो डायरेक्शन लेना है पॉजिटिव, और अगर सोर्स आपका ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जाता है तो वो डायरेक्शन लेना है नेगेटिव। यही बात यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड वाइस वर्सा। तो समझ में आया बच्चों। दूसरा बात, कंपोनेंट ऑफ द सोर्स वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर टू द सोर्स, मतलब वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट मुझे वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जो लाइन जॉइनिंग
डायरेक्शन है ऑब्जर्वर टू द सोर्स का, मतलब इसके अलाउंग चाहिए, ठीक है, इसके अलाउंग चाहिए। तो आप रिजॉल्व करना चाहते हो, आप रिजॉल्व कर लेना। अगर ये डायरेक्ट वेलोसिटी इधर की तरफ है तो डायरेक्ट आप v लिखोगे, लेकिन v रेडियल का मतलब क्या है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो ऑब्जर्वर टू सोर्स की तरफ डायरेक्शन रखता हो। सोर्स की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो ऑब्जर्वर टू सोर्स के तरफ का डायरेक्शन रखता हो, वही है v रेडियल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि v रेडियल को समझना बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं इसे। आई गेस अब आप लोग समझ पा रहे हैं। इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा, क्लियर है। अब इसमें मैंने आपसे कहा था कि माइनस का भी कुछ लफड़ा है, उस लफड़े को समझते हैं, ठीक है, कि माइनस क्यों है। अब देखो, अगर सोर्स आपका ऑब्जर्वर से आगे जा रहा है तो आप लिखते वेलोसिटी ऑफ सोर्स माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब अवे वाले कंडीशन में जो रेडियल वेलोसिटी है वो तो पॉजिटिव लेना है, मतलब यहां पर v पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ सोर्स v जो कि पॉजिटिव, vr लिख दो इसको, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 है, ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0, तो v रेडियल माइनस 0 इज vr। ये टर्म कैसा आया बच्चों, पॉजिटिव, ये टर्म आया पॉजिटिव। अब देखो v रेडियल मेरा अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, नेगेटिव। c है स्पीड ऑफ लाइट, ये तो पॉजिटिव ही है। अब यहां पे देखो डेल्टा लैम्डा की बात करो तो डेल्टा लैम्डा का मतलब होता है चेंज इन वेवलेंथ, मतलब फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ। अब एक्चुअल इनिशियल वेवलेंथ मतलब एक्चुअल वेवलेंथ। तो ये जो आपका सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, तो सोर्स से लेकर के ऑब्जर्वर तक का ये डिस्टेंस जो है ये आपका एक्चुअल वेवलेंथ है, लेकिन सोर्स आपका यहां से मूव करके इस जगह पे आ चुका है, तो अब आपका वेवलेंथ ये है। तो जब सोर्स ऑब्जर्वर से आगे जा रहा है तो वेवलेंथ बढ़ गया है, मतलब फाइनल वेवलेंथ ग्रेटर है इनिशियल वेवलेंथ से, एक्चुअल वेवलेंथ से, मतलब ये टर्म जो है डेल्टा लैम्डा ये आपका पॉजिटिव है। तो बच्चों ये टर्म पॉजिटिव है और ये पूरा टर्म नेगेटिव है, तो इस टर्म को भी नेगेटिव होना पड़ेगा अगर आप इक्वलिटी का साइन देते हो तो इस कारण से इसके पहले हम लोग ये टर्म क्या है आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को हम लोग नेगेटिव बनाना अगर चाहें तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे अब जरा इसकी भी बात कर लो, फ्रीक्वेंसी की। जैसा आपको पता है कि अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटता है, तो इस कंडीशन में अगर वेवलेंथ मेरा बढ़ा है तो फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो है ये टर्म आपका होगा नेगेटिव। तो ये टर्म आपका ऑलरेडी नेगेटिव है। ये टर्म जो है इसमें v रेडियल आपका पॉजिटिव था, v रेडियल आपका पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे डेल्टा लैम्डा आपका पॉजिटिव था, इसको पॉजिटिव बना इसको नेगेटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किए। तो ध्यान रहे कि ये रेशियो अगर नेगेटिव होगा तो ये टोटल रेशियो भी नेगेटिव होगा, ये टोटल रेशियो भी नेगेटिव होगा। अगर ये टोटल रेशियो पॉजिटिव होगा तो ये रेशियो भी पॉजिटिव होगा और ये रेशियो भी पॉजिटिव होगा। तो पूरे इक्वलिटी में अगर कोई रेशियो पॉजिटिव है तो सबका सब पॉजिटिव होना चाहिए, अगर कोई रेशियो नेगेटिव है तो सबका सब नेगेटिव होना चाहिए। तो ये था बच्चों डॉपलर्स इफेक्ट इन वेव ऑप्टिक्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में 10.1, वो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। आसान क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप होमवर्क में 10.1, 10.2 ये आप क्वेश्चन कर लोगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच।